अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामईन और नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे होती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने और सिखाने को भी मौजूद होता है और बिल्कुल उसी तरह आज के मौजू में भी बहुत कुछ सीखने और सिखाने के लिए हमारे पास मौजूद है। और आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे मेहमान मौजूद हैं जो ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं आज के मौजू के ऊपर बात करने के लिए। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त भी दिया और टाइम भी निकाला और उनके साथ एक ऐसी एक्सपर्टी मौजूद हैं जिनके साथ जब भी हम बैठते हैं, जब भी कुछ बात करते हैं तो बहुत कुछ सीखने और सिखाने को भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस के हवाले से और साथ में वन हेल्थ पर्सपेक्टिव क्या है इसके ऊपर बात की जाएगी। और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं 0334 1966 966 यानी 0341966966। अपने मेहमानों का आपके साथ तारुफ करवाता चलूँ जी। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ीशान अहमद साहब ने, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं PMAS एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाइस्ता शफीक साहिबा, जो HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। मैं सर सबसे पहले तो डॉक्टर ज़ीशान साहब से ये जानना चाहूँगा कि सर ये वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली? पहले तो इसको आप थोड़ा हमें गाइड करें, फिर उसके बाद फिर वैक्सीनेशन के ऊपर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फ़रूख भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोबारा जो है वो मदऊ किया। और मुझे हमेशा बड़ी खुशी होती है इस इंस्टीट्यूट में आके, क्योंकि ये एक किस्म का मेरा फेवरेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी है। तो जहाँ तक बात है वन हेल्थ प्रोस्पेक्टिव की, कि आप इसको अगर थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में लें कि जो इन्वायरमेंट है हमारी सोसाइटी का, हमारी वर्ल्ड का, किसी भी हवाले से वो अब साइंटिफिक हवाले से वो चेंज हो चुका है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है। तो और स्पेसिफिकली अगर हम कोविड के पीरियड की बात करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले भी चल रहा था लेकिन इतना जो है आप कह सकते हैं फ्लोरिसेंट नहीं था जितना कि अब है आफ्टर द कोविड कॉन्सेप्ट में। इसमें हम इसको ऐसे अगर ट्रायंगल के तौर पर हम इसको लें कि एनवायरनमेंट, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स। सो इनके दरमियान जो है इकोसिस्टम को मेंटेन करना, ये इसका बेसिक है। अब इकोसिस्टम कैसे मेंटेन होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड हैं, इंटरकनेक्शन है इन टर्म्स ऑफ देयर फीड। अगर हम एनिमल्स की बात करें कि वो फीड की यूटिलाइजेशन, डिजीज उनको होगी, और वो हम एक उस लिहाज से देखें कि एनिमल्स को यूज करते हैं एज अ मीट सोर्स, एज अ मिल्क सोर्स, तो उसके हिसाब से फिर एनवायरनमेंट में अगर हम उसको इन दोनों को रिलेट करेंगे तो बहुत से पोल्यूशन के फैक्टर्स हैं, बहुत से ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। टेम्परेचर है, जिस तरह सडन चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि रमज़ान के महीने में कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट है इसका एनिमल्स के ऊपर एंड एज फार एज ह्यूमन बीइंग। तो ये इन तीनों चीज़ों को जब हम असेंबल करते हैं तो इनका बड़ा पॉजिटिव जो है वो रिलेशन जो है वो डेवलप होता है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट जैसे अभी आप बता रहे हैं ट्रायंगल है जी, और इस ट्रायंगल में हमें क्या लगता है ज़रूरत की कोविड के बाद हम ज़्यादा इसके ऊपर एक्टिवली काम करना शुरू हुए हैं या फिर शुरू से ही इसके ऊपर काम शुरू से ही इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन एज फार एज द डेवलपिंग कंट्रीज आर कंसर्न कि उनका एक प्रॉपर सिनेरियो, एक चैनल तरीके से वो काम कर रहे थे। हम पाकिस्तान के अंदर या एशियन कंट्रीज के अंदर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आफ्टर द कोविड, क्योंकि बहुत एक आप जिन्होंने वो पीरियड गुजारा है तो बड़ा डिवास्टेटिंग जो है वो एक पीरियड था और बड़ा टेंशन थी उसके अंदर। तो वैक्सीन की बहुत इंपॉर्टेंस उसके अंदर आई कि कैसे हम वैक्सीन को डेवलप करेंगे, क्योंकि किसी के पास, इवन डेवलप कंट्री के पास भी ऐसा चीज़ मौजूद नहीं थी कि वो उसको कर सके। तो उसके बाद जो है वो जाहिर बात है थिंक टैंक ने सोचना शुरू किया कि ये कैसे जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाए। आई थिंक सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि वो उसके बाद इस कांसेप्ट को ज़्यादा एक्टिवली हमने करना शुरू किया। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और बायोटेक्नोलॉजी जब भी हम कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ नए जीन्स की बात होती है, नई इनोवेशन की बात होती है, तो बायोटेक्नोलॉजी फौरी तौर पे याद आता है। तो प्रोडक्शन के हवाले से हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। तो वैक्सीनेशन अहमियत नो डाउट बहुत ज़्यादा तो है इसकी, इससे इनकार नहीं है। तो हमें अहमियत हमेशा लगता है बाद में पता लगती है। कोविड से पहले हमें लगता था कि शायद ठीक है, रूटीन में मामला चल रहे हैं सब, तो बाद में अहमियत बढ़ गई है। सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को आपको बहुत अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल योर ऑडियंस। हमारी अनफॉर्चुनेटली जो लाइफस्टाइल है, हमारा ह्यूमन लाइफस्टाइल एंड देन द वे वी बिहेव
towards our plants, our animal, our ecosystem altogether. हम बहुत सारे natural resources को extensively इस्तेमाल करते करते अपने ecosystem को इतना polluted कर चुके हैं कि अब ये बहुत बड़ा problem बनकर globally हमारे सामने है। बिल्कुल। जहाँ पर हम जैसे वन हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ इन्वायरमेंट ट्रायंगल का एक हिस्सा है, इकोसिस्टम में ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड अगर हम देखें तो एनिमल हेल्थ और प्लांट सिस्टम, ये सारे मिलकर जब एक इको सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, जहाँ वी आर ऑल्सो एक्चुअली इंजॉइंग सनलाइट एंड अदर एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हमारी साफ़ हवा भी शामिल है, साफ़ पानी भी शामिल है। इसमें हम सब चीज़ों को लेकर हमारी एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो हम समझ लें, चाहते ना चाहते हुए प्रोग्रेसिव तो हो रहे हैं, लेकिन वी आर मैसिव कंट्रीब्यूटर्स ऑफ स्प्रेडिंग पोल्यूशंस ऑल्सो। हम प्लास्टिक का बेहद इस्तेमाल करते हुए बहुत आगे चले गए हैं, और हम बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं पहले भी आपके फोरम से कह चुकी हूँ कि हमें रिसाइकलिंग, हमें रीयूज़ की तरफ बहुत तवज्जो देनी है। हम क्या इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पोल्यूशन का बाइस बन रही हैं। आज हम वन हेल्थ पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें अब बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार करती जा रही हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ शायद पहले नहीं थी, अब आ गई हैं। आपने पाकिस्तान में भी शायद, अगर बाहर के मुल्क में कभी बर्ड फ्लू सभी ने सुना होगा, शायद एक डेंजर के तौर पे हम सब के सामने एक पेंडेमिक सी सिचुएशन आई, एनिमल और स्पेशली शायद पोल्ट्री ने इस पे बहुत सफ़र किया। और क्योंकि हम मेन कंज्यूमर भी हैं, चिकन हमारा हिस्सा भी है हमारी डाइट का, तो हम इससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट हुए, हमारा सिस्टम अफेक्ट हुआ। और इसके बाद शायद आजकल आप कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लंपी वायरस आपके कानों से गुजरा हो, तो उसमें भी जैसे आपने बकरा ईद पर अपने जानवरों को बहुत गौर से देखा होगा, उनकी इन्फेक्शन को नोट करने की कोशिश की होगी, तो इसमें भी हमने मैसिव लॉस देखा। ह्यूमन हेल्थ ने तो सफ़र किया। थोड़ा सा आपके लिसनर्स को बताने के लिए कि लंपी वायरस जो आपने सुना था, ये लंपी स्किन डिजीज़, और इससे एनिमल की हेल्थ तो इफ़ेक्ट हुई, और यहाँ तक हुई कि वो एक्यूट से क्रोनिक सिचुएशन तक गए, और बेसिकली एनिमल डेथ तक हमने देखी। अब वो कुछ डायमीटर्स भी होते हैं जहाँ तक ये वायरल स्प्रेड भी हो सकती हैं चीज़ें, जो हुई भी, और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के भी इसका स्प्रेड रहा। और क्योंकि हम अगेन कैटल कंज्यूमर हैं, वाटर बुफेलो कंज्यूमर हैं, जिनकी डायरेक्ट इस डिज़ीज़ का एक्सपोजर रहा, तो हमारी हेल्थ भी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लिंक्ड है टूवर्ड्स आर इकोसिस्टम कंट्रीब्यूटर्स, या जो हमारे कार्निवोर्स या हर्बीवोर्स आप समझ लें, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये वेब साइकिल, ये इसी तरह वेब चेन चलती है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है। तो पोल्यूशन को सबसे पहले खुद कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल को प्लीज़ वॉच करें, ऐसे स्टेप्स लें, वाटर को कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी हेल्थ हाइजीन को प्लीज़ प्रेफर करें। उसके बाद डेफिनेटली हियर कम्स द टाइम वेयर वी ऑल नीड टू सिट डाउन टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ हेल्थ सॉल्यूशंस, कि अगर ये स्प्रेड है तो क्या हम उसको थ्रू वैक्सीन्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैक्सीन की प्रोडक्शन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के आप समझ लें कि वाइडली टेकन स्कोप है, जिसमें वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जाता है। कोरोना मैसिवली हिट था ग्लोबली, जिसने पूरी दुनिया की आप समझ लें कि एक हेल्थ पिक्चर को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग वाज जस्ट डेविस्टेटेड आफ्टर दैट। अब हमारे पास वैक्सीन्स इस तरह के डिजीज़ के लिए वी मस्ट एक्चुअली प्रिपेयर और प्रोड्यूस इनफ कि हम ये सारी पॉपुलेशन को इसमें इम्यूनिटी फ्राहम कर सकें थ्रू दीज वैक्सीन्स, और इसको मुख्तलिफ मुल्कों ने प्रोड्यूस भी किया। आप आज देख सकते हैं कि शुगर जैसी डायबिटीज़, अगर आप हम कोरोना की भी बात कर रहे हैं, और आप तो हर घर में शायद बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि डायबिटीज़ का जितना स्प्रेड होता जा रहा है, आप उसकी वैक्सीन जो है, अब आप इजीली ओवर द काउंटर
खरीद सकते बिल्कुल। हैं। और वैक्सीन जो है, इंसुलिन एक्चुअली शुगर के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने प्रोड्यूस की है। जबरदस्त। ह्यूमन में जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, उससे हम आप कह लें कि ऐड कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, सही। बैक्टीरिया में या हम यीस्ट सेल्स में, और फिर उसको कुछ कल्चर करवाते हैं कुछ कंट्रोल कंडीशंस में, और फिर उसको प्रोपोगेट करवाने के बाद हम उसमें से प्रोटीन या इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। सही है, बिल्कुल सही। आपने बड़ी डिटेल में वैक्सीनेशन के हवाले से बताया। आपने जिक्र किया एनिमल का, वायरसेस आते हैं और लास्ट हम 2 या 3 साल से देख रहे हैं ये चीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब से भी जानूँगा कि जो स्पेशली आप एनिमल वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम करते हैं, मुझे थोड़ा गाइड करिएगा, जितने भी सुनने वाले उनके भी नॉलेज में इजाफा होगा कि जब जानवर यहाँ कैटल्स या पेट की हम बात करते हैं, इनमें जो भी डिजीज़ आती है वायरल होती है, ह्यूमन तक ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं या फिर सिर्फ जानवरों तक महदूद होती है? लेकिन डिजीज़ के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो जो इसमें 2 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। कुछ डिजीज़ ऐसी वल्नरेबल होती हैं जो हम ज़ूनोटिक के पैरामीटर के उसके अंदर लेके आते हैं, उसको हम ज़ूनोसिस कहते हैं। यानी कि ऐसी डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स को ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक। अब उसमें डेफिनेटली वायरल डिजीज़ हैं कि जो कि जिस तरह लंपी थी, ठीक है, मेरा एक प्रोग्राम जो सेकंड था वो इसके ऊपर था, लंपी डिजीज के ऊपर। तो जो है वो डेफिनेटली उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम पेट्स की सबसे पहले बात कर लें, क्योंकि एक क्राइटेरिया जो है वो डेवलप हो चुका है, लोग घरों में पेट्स रखते हैं, द फॉर्म ऑफ डॉग्स हैं या कैट्स हैं, और कैट्स के डिफरेंट जो है आगे जो है वो स्पीशीज अवेलेबल हैं। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी अगर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते, ठीक है ना, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जहाँ तक हम अपने लार्ज एनिमल्स की बात करें, तो मिल्क प्रोड्यूसर्स की बात करें, कैटल है, बफलो है, इसकी बात करें, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी डिजीजेज नेचुरली, क्योंकि देखें ये भी एक किस्म का एक मशीनरी है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो वही फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग के अंदर चल रहे हैं, तो वो इनके अंदर भी जो है वो मेंटेन है, करते हैं अपना काम। अब मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं या मीट प्रोड्यूसर हैं, तो इनके अंदर भी बीमारियां उस तरह ही आनी है। तो प्रोटेक्शन जब उनको देनी है, तो वैक्सीन एक ऐसा बैरियर है। हम समझते हैं कि अगर वो टाइमली जो है उसको प्रोटोकॉल के साथ, उसके स्केड्यूल के साथ मेंटेन किया जाए, तो ये चीज़ जो है इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगी डिजीज के हवाले से। सही है, बिल्कुल सही। एनिमल और बर्ड्स की बीमारियों के हवाले से जब भी जिक्र होता है, और ख़ास तौर पे हम चिकन की बात करते हैं, तो वो एकदम से वायरल हो जाती है और अफवाह र्यूमर जो है वो इतनी तेज़ी से फैलती है कि बहुत सारे लोगों को पता लगता है शायद ये र्यूमर है, इसमें कुछ हक़ाइक़ भी है। मैं बर्ड फ्लू का अभी जिक्र किया आपने, तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, बर्ड फ्लू है या इस तरह की और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ख़ासतौर पर ये चिकन में तो हमें बहुत सारा ऐसा, और हर दफ़ा हर सीज़न में हमें कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है, तो वाकई एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें? देखें, बर्ड फ्लू के हवाले से अगर हम बात करें, तो इसका जो वायरस है, जो कि उसकी आगे डिफरेंट आप टैलेंट टाइप्स हैं, ठीक है, उसको समझने की आम लोगों को ज़रा या अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जितनी भी अभी तक रिसर्चेज हुई हैं इसके ऊपर, तो जो उसकी टाइप रिवील करती है पाकिस्तान के अंदर, वो ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो अफेक्ट नहीं करती। अच्छा। तो ये एक किस्म की जब एक हाई पाकिस्तान के अंदर कोई भी क्रिएट होती है, तो वो डेफिनेटली इकोनॉमिकली, सोशली जो है वो इम्पैक्ट रखती है उसका। उसमें ये भी उसमें वो मैं आपकी बात जी, उसमें वो ये कहते होते हैं कि जनाब अंडे नहीं खाएं, उसमें गोश्त नहीं खाएं, तो वो ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जो हमारा कुकिंग सिस्टम है, एक वायरस है ना जो इसको जानता है, वो बड़े अच्छे तरीके से इस पे कहेगा कि जो हमारा कुकिंग सिस्टम है, हम जितनी हीट पर अपने खाने को कुक करते हैं, मिल्क को करते हैं, तो वायरस तो आप सोचे भी ना कि वहां पर रिवील करेगा। लेकिन ऐसा हाँ, रॉ की तरफ अगर आप जाते हैं कि आप अगर जो है वो बॉइल्ड है, हाफ बॉइल या सेमी हाफ बॉइल ले रहे हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ चांसेस हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं। जब एक चीज है ही नहीं ह्यूमन के लिए कि वो जो वायरस की जो आगे उसकी जेनेटिक्स है उसने इफेक्ट ही नहीं करना, देन हाउ इट इज पॉसिबल कि वो जो है इन्फ्लुएंजा जो है वो बर्ड के अंदर आ रहा है, तो आता तो है, और वो प्रीडेटर्स जो हैं, अब आप इस साल या पिछले साल देखें कोई ऐसी चीज नहीं है। अब यहाँ पर फिर वो ट्रायंगल आती है कि हमने जो एनवायरनमेंट है पाकिस्तान की, ये बिकॉज ऑफ दैट माइग्रेटरी बर्ड्स ये पाकिस्तान के अंदर एंटर होते हैं। तो इसका मतलब ये है, पॉइंट यहाँ पर ये है सोचने के लिए कि वो क्या ऐसी चीज एनवायरनमेंट के अंदर आई है, क्या ऐसी डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं कि तब्दीलियां जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर हुई हैं कि वो माइग्रेटरी बर्ड्स कम आते हैं या आते नहीं हैं।
उसकी एक रीजन जो है वो ठीक है, एक शिकार का सीजन होता है, लोग वहां पर मौजूद होते हैं, ये भी है, लेकिन उसके अलावा इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप है कि अब वो इतना ज्यादा प्रिवेल नहीं कर रहा। सही है, रिसेंट ईयर्स के अंदर आप देख सकते हैं कोई ऐसी चीज नहीं है आपको। सही। अच्छा, जब भी कोई ऐसी जानवरों में बीमारी आती है तो सबसे पहला माइंडसेट ये होता है कि अगर चिकन में कोई वायरस आ रहा है तो एकदम से र्यूमर फैल जाएगी और हर दूसरे के कान में होता है कि आप इसको खाना छोड़ दें। पहला स्टेप ये होता है। और उसके साथ साथ फिर ऑब्वियस सी बात है, अंडे हैं तो अंडों का इस्तेमाल छोड़ दें। और पहला खौफ ये होता है कि अगर हम ये करेंगे, और उसके साथ साथ मैं ऐड करूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर आपको ऐसी अजीब किस्म की उनकी पिक्चर्स मिलती हैं कि आपका देखने के बाद वाकई में दिल नहीं करता है कि हम इसको खाएंगे। अच्छा, इसमें चूंकि बर्ड फ्लू या इन्फ्लुएंजा की आप बात करें, बीमारियों का एनिमल जो फीड है उसकी वजह से ये ज़्यादा आती हैं। मैं अगर ब्रॉयलर का जिक्र करूं तो बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है कि जो चिकन है या ब्रॉयलर है वो इतना हाइजेनिक होता नहीं है फीड जिस तरह की उनको दी जाती है। अगर वो खुद इतना जानदार रहेंगे तो हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा होगा। ये लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी यही बात हुई थी। तो मैं ये चाहूँगा उस पर कुछ बताएं कि वाकई में इतना फ़र्क पड़ता है कि अगर फीड उसकी अच्छी नहीं है तो अल्टीमेट हमारी सेहत को भी इफेक्ट करेगा वो। इसमें मैं जो है बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी को इसकी जो है वो बेस पता है अगर, क्योंकि डेवलप कंट्रीज के अंदर ये जो एक आप कह लें कि ब्रीड डेवलप की गई ये जेनेटिकली ओरिएंटेड है। और जब भी कोई चीज जो है वो जेनेटिकली ओरिएंटेड होती है तो उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं डील किया जाएगा, क्योंकि हमने वो बेसिकली प्रोटीन के सोर्स को पूरा करने के लिए डेवलप कंट्रीज के अंदर वो जो ब्रीड आई है या उसको बनाया गया है या जिस तरह भी है, तो जब उसकी वो रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करेंगे तो जो हमारी एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अगर वो 1 मंथ के अंदर या 40 डेज के अंदर 1.5 kg जाता है या 2 kg जाता है तो वो पूरा नहीं होगा। तो जब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आएगी तो स्पेसिफिक फीड आएगी। और कोई ऐसी बात नहीं है, मैं फिर इस फोरम के तवज्जुह से कह रहा हूं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री और बड़ा रोल है उसका आपकी जीडीपी के अंदर, कि वो जो फीड है उसके अंदर कोई लोग कहते हैं कि हार्मोन डाल दिए हैं, कि जी एंजाइम डाल दिए हैं, तो वो जनाब वो ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। अगर ब्रायलर जो है वो क्योंकि वो ब्रायलर मूव इतना नहीं करता फार्म के ऊपर, तो वो ह्यूमन को वैसे होते जा रहे हैं जब वो यूटिलाइज उसके ऊपर, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन वो बात एनर्जी सोर्स की, उसका एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन है ना, उस फॉर्मुलेशन से कोई भी इंडस्ट्री फीड की वो ऊपर जा सकती है ना नीचे आ सकती है। सही है। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि इतनी देर से जो है इवन के जो डेवलप कंट्री अमेरिका यूटिलाइज कर रहा है इसको, ठीक है, हॉलैंड के अंदर है ये, और तो अगर कोई ऐसी चीज हुई होती कि इम्पैक्ट आ रहा है कि जी हार्मोन चेंज हो रहे हैं या कोई ऐसा बात हो रहा है, तो वो कंट्रीज तो इसका मतलब कि मुझे लगता है शायद कल्चर बड़ा मैटर करता है। डेफिनेटली हम लोगों का कल्चर गिजा के हवाले से कुछ और है, कंपैरेटिवली अमेरिका के साथ कंपैरिजन करें तो बहुत फर्क है। ठीक है, हमारा कल्चर हर लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जैसे आपने बात की सर के जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इरा है, हम इसको कह सकते हैं कि आप किसी चीज से कुछ भी छुपा नहीं सकते। अब आप जो कर रहे हैं जिस तरह भी है, तो वो थोड़ी देर के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह भी है आ जाता है। हाँ, वो एक ज्यादा इंटेंसिटी है उस चीज की कि हम उसको बगैर जाने बगैर तहकीक करेंगे। जो वीडियो की आपने बात की कि वो अजीब अजीब तस्वीरें नजर आ रही होती हैं, तो बीइंग अ प्रोफेशनल मैं कह सकता हूँ कि वो उसमें फीड रिलेटेड कोई पिक्चर नहीं होती। वो कोई ना कोई किसी वायरस की वजह से कोई इफेक्ट हुआ है, उसकी कोई ग्रॉस लिंकेज उन्होंने दिखा दी है, तो नीचे लिख दिया कि जनाब ये देखें ये फीड की वजह से कर रहे हैं। अब एक इसमें ऐड करूंगा, एक दफा मैंने देखा फेसबुक पे कि वो एक वैक्सीनेशन हो रही है बर्ड को, और वो बड़े स्पीडीली होती है, सारी बात है 1000 का फ्लॉक है 2000 का फ्लॉक है, तो वो इंजेक्शन लग रहे हैं और वो वैक्सीनेशन हो रही है प्रॉपर। तो नीचे वो जो जिसने भी वो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई कि ये देखें इनको हार्मोन लग रहे हैं, इनको जनाब ये बड़ा ये ह्यूमनली जो है इसको जो है ट्रीट किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, बर्ड्स के साथ देखें लटकाए हुए हैं। और तो ये सर एक सिलसिला है, चलता रहेगा। सही है। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानूंगा, चूंकि वैक्सीनेशन के ऊपर बात हम करें, जानवरों में खुराक के साथ साथ भी बीमारियां आती हैं और भी सोर्स होते होंगे, तो वैक्सीनेशन जो है वो हेल्पफुल साबित होती है एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं चिकन की या बर्ड्स की, कि हर साल कोई ना कोई वायरस सुनने में मिलता है हमें, तो जब वायरस सामने आते हैं उसके बाद वैक्सीनेशन के ऊपर काम होते हैं। पहले से हम एंटीवायरस या कुछ ना कुछ तैयार हमारे पास होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो लोग वैक्सीन्स आप नॉर्मली
जो आपके लिसनर्स हैं वो सुन रहे हैं, जैसे ही न्यू बॉर्न जो है बर्थ होती है, आप उसके कुछ वैक्सीन के शॉट्स देते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग जो है इट्स नॉट एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल डिफरेंट डिजीज़ दे आर आउट देयर। तो हमें कुछ खुद से इम्यूनिटी फ्राहम करनी पड़ती है ह्यूमन सिस्टम को, कि जो चीज़ें जो फॉरेन सब्सटेंसेस को नहीं समझती बॉडी, तो उसके लिए कुछ इम्यूनिटी खुद से डेवलप हो जाए थ्रू द एड ऑफ वैक्सीनेशन। बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके लिए इम्यूनिटी शायद न्यू बॉर्न में या फिर जो अडल्ट या ग्रोइंग एज में हैं उनके पास में भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या देयर लाइफस्टाइल वो इतनी इम्यूनिटी शायद नहीं है। वैक्सीन हैं क्या? वैक्सीन्स बेसिकली आप एक एंटीजन है जो कि बिल्कुल इमिटेट करता है आपकी बॉडी में जाकर किसी भी डिजीज़ को। वो बिल्कुल आपकी बॉडी में इस तरह काम करेगा जैसे वो डिजीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है, और आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, और आपकी बॉडी उसे फॉरेन पार्टिकल के लिए उससे डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करेगी कि उससे लड़ना कैसे है या प्रोटेक्ट कैसे करना है, डिफेंस सिस्टम कैसे उसके लिए एक्टिवेट होना चाहिए। हर डिजीज़ की हर डिफरेंट वैक्सीन है। और हमें इस पे जब भी कोई डिज़ीज़ नया कुछ स्प्रेड होता है तो उसके ऊपर काम होना शुरू होता है। वैक्सीन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन स्टिल इट इज़ टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जब भी कोई आउटब्रेक है डिजीज़ का तो उससे रिस्पेक्टिव उसकी वैक्सीन बनाई जाए। और जब एंटीजन बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, जब आप वैक्सीन का कोई शॉट लेते हैं, तो उससे आपकी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एक रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जो कि उस डिजीज़ से आपको बचाएगी, प्रोटीन तक नहीं बात जाने देती। क्योंकि जब आपके डिजीज़ की प्रोटीन आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर देती है तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना में भी जब कुछ वैक्सीन्स वगैरह दी गई तो कभी कभी कुछ लोगों ने तो मुकम्मल सिम्टम्स को वैक्सीन के बाद भी शायद पूरे सिम्टम्स के से गुजरे, वो जिसमें रेस्पिरेटरी उनका मैकेनिज्म काफ़ी डिस्टर्ब रहा, शायद उन्हें खाने का टेस्ट भी सही नहीं आ रहा था, दे गॉन जस्ट टेस्टलेस, और इसके अलावा कुछ कफ वगैरह की तरफ और ब्रीदिंग इश्यूज रहे। वैक्सीन्स आपको पहले से आपकी बॉडी को उस फॉरेन सब्सटेंस के लिए पहले ही डिफेंस मैकेनिज्म बूस्ट कर देती हैं। एक अच्छी ग़िज़ा वैक्सीन्स के साथ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और आप उस डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकती है आपकी बॉडी। अगेन वैक्सीनेशंस आर देयर, और आपका क्वेश्चन कि हमें क्या किसी नई डिजीज़ से पहले ही कुछ हम ऑलरेडी कुछ कर सकते हैं, उसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वी हैव टू एक्चुअली कीप इन माइंड। और हमारा जिस तरह आपने शायद देखा होगा कि कुछ डाटा हमारे इर्द गिर्द आता है कि आज शायद बारिश होने वाली है, आज ये, तो जब कभी डिजीज़ का एक स्प्रेड एकदम से आता है या फिर ग्लोबल कुछ आउटब्रेक हो, तो देखते हुए इस अर्जेंसी को हमारे पास हमारा ह्यूमन रिसोर्स और जो टेक्निकल रिसोर्स है वो ज़रूर ऑन बोर्ड होना चाहिए। और जो प्रिलिमिनरी स्टेप्स हैं, जो कुछ DNA और इससे रिलेटेड कुछ जो हमारे एंजाइम्स हैं, हमारे पास वो रिसोर्सेज ज़रूर हों, सिर्फ ऑन गोइंग रिसर्च के लिए नहीं, कुछ ऐसी इमरजेंसी जब आए तो हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हों रेडी कि हम उसके ऊपर फ़ौरन काम कर सकें। सही। वैक्सीनेशन किस हद तक हमें इफ़ेक्ट करती है इंसानों को, और ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन प्रोसेस हुआ शुरू। वैक्सीनेशन में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई और आज भी उनके माइंड में ये सोच है कि वैक्सीनेशन के इफ़ेक्ट्स हमारी सेहत के ऊपर आ रहे हैं और हम एक्टिवली नहीं हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो चुकी है तो अल्टीमेट वैक्सीनेशन का फियर भी हम लोगों में बहुत ज़्यादा है, हम डरते हुए वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो क्या उसका फियर होना चाहिए या फिर कोई फियर नहीं है, अल्टीमेट हमें बूस्ट करती है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपने तो लिसनर्स की जो है वो नब्ज़ पे हाथ रख दिया है। रेलिवेंट क्वेश्चन। आप देखें कि लोग वैक्सीन्स शुरू में करवा रहे थे क्योंकि आपने डॉक्टर्स की डेथ के बारे में भी सुना होगा, हु वर हैंडलिंग एक्चुअली कोरोना पेशेंट्स। पूरे हॉस्पिटल्स बंद हुए, पूरे हॉस्पिटल्स ख़त्म हो गए। एरिया सिटीज़ जहाँ पे शुरू में आउटब्रेक था, चाइना में स्पेशली, तो वो बंद हुआ और लोगों में बहुत अर्ज थी कि कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन या कोई वैक्सीन ज़रूर हो जिससे वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के तौर पे सामने आए।
वैक्सीन्स डिफरेंट ममालिक ने अपनी ह्यूमन इन्वायरमेंट को देखते हुए डेवलप की, और जो कि सभी के लिए ट्रू नहीं थी। सभी के लिए ट्रू का मतलब कि वो जैसे इफ़ेक्टिव उनके इन्वायरमेंट में थी, शायद वो हमारे जीनोम को देखते हुए, हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए वो वैसी इफ़ेक्टिव नहीं थी। कुछ जगहों पर जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड था वो मुख्तलिफ था, और कुछ जगहों की क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट यूरोप एंड यूके, उनमें इंक्यूबेशन टाइम पीरियड वैक्सीन्स का या वायरस का इनसाइड द बॉडी वो डिफरेंट था। और पाकिस्तान में जहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेट शायद कंपैरेटिवली गर्म है टेम्परेचर कंपेयर टू यूके, तो हमारे पास हर वैक्सीन से वैसे एहतियात नहीं हो सकी या वैसे कोरोना से बचत नहीं हो सकी, आप कह लें, जैसे कि उन ममालिक के लिए उनकी वैक्सीन इफेक्टिव थी। तो हमें कुछ ऐसा प्रिपेयर करना था या ऐसी वैक्सीन प्रिपेयर करनी थी जो कि हमारे जीनोम को देखते हुए, हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए वैसे इंटीग्रेट कर सके। तो कुछ बहुत सारे इस्लामाबाद में एक रिसर्च सेंटर भी इस सिलसिले में बनाया गया, जिसके अंदर हमारे इन्वायरमेंट को देखते हुए कुछ ऐसी वैक्सीन, और फिर उसकी फिनोटाइप और उसका आप कहें कि रिजल्ट हम देखना चाहते थे अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के उसमें। तो वैक्सीन्स आर डेफिनेटली, एक लोगों में फेयर था कि उसकी वैक्सीन्स करने के बावजूद भी उनको शायद कोरोना हुआ बिल्कुल। तो उन्होंने शायद 0 to मैक्सिमम सिम्टम्स भी देखे इवन आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेशन। फिर एक नई डिबेट शायद फर्टिलिटी से रिलेटेड भी आनी शुरू हुई कि अगर इफ पेरेंट्स वर वैक्सीनेटेड एंड देयर न्यू बॉर्न बेबीज दे वर एक्चुअली हैविंग सम वेरी मच इश्यूज विद लंग डिजीजेस एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। देखें, एक्सपर्ट्स इस पे बहुत अच्छी राय रखते हैं। ह्यूमन जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं, हमारे जो पीड्स के डॉक्टर्स हैं वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो खौफ है कि एक नई वैक्सीन हर कोई इंजेक्ट करवा चुका है, शायद उसका पहला शॉट किसी और वैक्सीन के नाम का था, दूसरी कोई और वैक्सीनेशन थी जो भी अवेलेबल थी, तो एक क्योटिक सिचुएशन पूरी इस टाइम में रही है। एक पेंडेमिक था और डेफिनेटली हर मुल्क ने हर लेवल पर इसको फेस किया। वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट्स होने तो नहीं चाहिए इफ़ इट इज़ लाइक स्टडीड कंट्रोल्ड, लेकिन जिस तरीके से एक इमरजेंसी थी इसको मज़ीद बढ़ा जाना चाहिए। और बहुत सारे फेयर्स डेफिनेटली आर आउट देयर, लेकिन अगर आप ये समझें कि वैक्सीनेशन लिए बगैर आपकी बॉडी उसको, अगर आप आपकी इम्यूनिटी बहुत बेस्ट है, इट शुड बी एक्चुअली, इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। और लेकिन आपकी बॉडी में शायद कुछ आपकी ग़िज़ा इतनी वो ना हो जो कि वाकई रिक्वायर्ड होती है। आपने सुना होगा कि वैक्सीन्स के साथ शायद आपको यखनी वगैरह, ब्रॉथ वगैरह और फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना था, लेकिन जिन लोगों को फाइनेंस की वजह से या बस वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, वो इम्यूनिटी वाइज थोड़ा नहीं कॉम्बैट कर सके। बिल्कुल सही। अच्छा, वैक्सीनेशन की बड़ी डिटेल में आपने भी मुझे फिर एक दफ़ा गाइड किया, क्योंकि कोविड हमारे पास एक, कह लें कि एक सैम्पल टेस्ट है जिसको हम बेस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम लोगों का एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन हमारे ऊपर असरअंदाज होती है या नहीं होती है। सेकेंडली, वाकई में टेस्ट और हमारी सेंसेस में जो चेंज है, हमारी बॉडी में जो चेंज आता है, वो वाकई में चेंज आता है वैक्सीनेशन के बाद। सिर्फ कोविड की हम बात नहीं करते, हम बाकी वैक्सीनेशन की भी बात, मैं डॉक्टर साहब से भी ये जानूँगा कि जैसे हम पोलियो की वैक्सीनेशन की बात करते हैं और बच्चों की वैक्सीनेशन मुख्तलिफ होती हैं, उसके बाद अल्टीमेट हमारी बॉडी में या हमारे एंजाइम में कोई चेंज आ जाता है वैक्सीनेशन का, टेस्ट का और बाकी चीज़ों का? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं जो मैं कह रही थी। जी, आपको बताने का आपके सामीन को, जो वैक्सीन है वो एंटीजन प्रोड्यूस करती है बॉडी में, जो इमिटेट करता है, बिल्कुल ऐसे कि समझ लें आपको वो डिजीज़ हो गई है, लेकिन वो आपको प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस करने देंगे, आपके लंग्स, आपकी चीज़ें सेफ रखेंगे, लेकिन मैकेनिज्म बॉडी का बिल्कुल वैसे एक्टिव होता है। और कभी कभी आप सारे वो सिम्टम्स ऑब्जर्व करेंगे जो उस बीमारी में होते हैं। आपका टेस्ट बड्स जो हैं वो बिल्कुल आप टेस्टलेस जाएंगे। जिन लोगों ने गर्मियों में कोरोना को देखा है, उन लोगों ने बहुत कंप्लेन किया कि हमें आम खाने के बाद भी आम का टेस्ट नहीं आ रहा था। तो वी ऑल हैपन टू हैव दैट जर्नी टुगेदर। तो ये चीज़ होती है, और वैक्सीन्स के साथ बिल्कुल कुछ ऐसे सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, क्योंकि बॉडी उस डिजीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए
बिल्कुल वैसे ही तैयार हो रही होती है। सही। और कभी कभी हम कुछ सिम्टम्स उसके ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट विल सेव यू। जब वो आपको पैथोजन अटैक होगा, जब वो डिजीज़ आपके बॉडी में एंटर होगी, तो वो पहले से ही जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी ने तैयार कर दी हुई है वो उसको इंटीग्रेट कर देगी। सही है, बिल्कुल सही। सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैडम की बात को ही मैं थोड़ा सा आगे जो है वो लेके चलूंगा कि आप अगर देखें कि ह्यूमंस के अंदर जैसे न्यू बॉर्न जो है वो आता है, तो एक वैक्सीनेशन शेड्यूल दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर जहाँ तक आपने बात की कि वैक्सीन का क्या इम्पैक्ट है और वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं या जिस तरह भी है, तो वो डेफिनेटली हैं। क्योंकि आप ये एक बड़ी नॉर्मल रूटीन है कि जब वो एक शेड्यूल दिया जाता है कि ये 3 माह में लगनी है, फिर 4 माह, तो वो जब भी जो उनको मेडिकल जो है वहाँ पर ऑफिसर है वो उसको वैक्सीन लगाते हैं, तो वो पेरेंट्स को कहते हैं कि जी ये ना साथ कालपोल का सिरप ले लें या पेनाडोल का सिरप ले लें, इसको इतनी ड्रॉप्स देने। तो कई दफा जो है वो जो बच्चा है उसको बुखार आता है। वो मैडम की बात वो ठीक है कि बॉडी नहीं उस तरीके, हर बॉडी जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हैं, वो एक डिफरेंट एक मुख्तलिफ उसके जो है आप कह लें बायोकेमिकल रिएक्शन जो है हर बॉडी के डिफरेंट है उसको रिएक्ट करने का। तो कई जो ऑब्जेक्ट्स हैं या कई बच्चे होते हैं उनको कुछ भी उनको देने की जरूरत भी नहीं पड़ती और कई दफा बड़ा सीवियर रिएक्शन आता है। और लार्ज स्केल के ऊपर जब आप बात करेंगे डेफिनेटली कि वो कोविड से हम भी गुजरे, वैक्सीनेशन हुई, डबल शॉट लगे, तो वो अब उसमें जो है वो टेस्ट का हवाले से आया, सांस का इशू लोगों को बहुत ज्यादा आया। और ये जो वायरस था, अगर हम कोविड की हम क्योंकि हमारा बेस पॉइंट वही है कि बात करें कि इसके डिफरेंट जो हैं वो सिनेरियोज लोगों ने देखे, साइंटिस्ट ने देखे या जिन्होंने कंज्यूम किया, ज्यादातर लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज आए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वेव 2019 की आई, 20 में मिड में सीवियर आई, फिर ये पूरा हमने वो एक चीज देखी। तो उसके बाद कई लोगों को डायरियल इश्यू आए, कई लोगों को बिल्कुल कोई नहीं फील हो रहा, लेकिन वो जो है कोई उनको मैकेनिज्म ऐसा उसने डिस्टर्ब किया कि वो जो भी इंटेक ले रहे हैं उनकी फिजिक को वो लग नहीं रहा, तो वो वीक या जो है इमेसिएशन की तरफ जाते जा रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो है वायरस के प्रोपगेशन वो किस तरह एनिमल ह्यूमन बीइंग उसको ले रहा है, रेक्ट कर रहा है, तो ये चलता जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे वैक्सीनेशन सॉरी कोविड की हम बात करें, कोविड की डिफरेंट वेव्स आई और तब ये कहा जाता था कि कोविड जो है ये अब थोड़ी लाइफ आपके साथ चलेगा, और लेकिन वैक्सीनेशन या हमारे थोड़ा एहतियात करने के बाद हम काफी हद तक उसको क्योर कर चुके हैं। तो वाकई में ऐसी डिजीज या फिर वैक्सीनेशन के लेने के बावजूद थोड़ी लाइफ साथ साथ चलती है? बिल्कुल, जो है मसलन इसमें बहुत सी ऐसी डिजीजेज ह्यूमन साइड पर एनिमल साइड पर मौजूद हैं कि जब हम वो ले लेते हैं वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस की अगर हम बात कर लें तो हमने उसकी वैक्सीन ली है या उसका जो भी प्रोटोकॉल है, लेकिन एनिमल्स और द ह्यूमन बीइंग रिमेन सम सॉर्ट ऑफ कैरियर ऑफ दैट पर्टिकुलर while taking the vaccine। अगर आपने लिया हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें, इसी तरह ही कोविड के अंदर जो है जिसने वैक्सीन ली है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड आल्सो एज मैटर्स। अगर आपने वो सिनेरियो देखा और 25 to 40 इयर्स के अंदर, या वो जो एक अगर हम एक स्लॉट रखें 25 to 40, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा जो अमवात की रेशियो है वो नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम 50 या 60 की 60 to 80 या 60 to 70 की रेशियो रखते हैं, तो वहां पर जो है डेथ के इश्यूज काफी देखे गए और लोगों के अंदर फिर एक और खौफ आ गया कि जनाब ये शायद वैक्सीन फेलियर है या वैक्सीन रिएक्ट कर गई है। हो भी सकता है, ठीक है कि रिएक्शन हो गया है, लेकिन आप एज ग्रुप को देखेंगे उनको क्या कोई पहले से कोई डिजीज चल रही थी। फिर एक जो है कोई भी आप देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि एक साइकेट्रिक इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। पेशेंट के पास जब भी, डॉक्टर के पास जब भी जो है वो पेशेंट जाता है, तो अगर डॉक्टर उसको अच्छी तरीके से काउंसलिंग नहीं करता, अच्छे तरीके से उसको बताता नहीं है, तो वो पेशेंट जो है वो उसको उस हिसाब से जो है वो उसको फॉलो अप नहीं दे सकता। तो एक वो जिसे हम कहते हैं ना कि रिसर्च के हवाले से अगर हम बात करें तो 40% जो डिजीज होती है कोई भी हो, एक अच्छी काउंसलिंग से, एक अच्छी बात से जो है वो पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है, एंड दैट इज प्रूवन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, जब भी वैक्सीनेशन बनाई जाती है और उसके लिए अमूमन ये कहा जाता है कि अगर आपने वैक्सीनेशन तैयार करनी है, एंटीवायरस तैयार करना है, तो आपको बेसिकली सैंपल्स वहीं से लेने पड़ेंगे। हम कोविड की एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड में कहा गया और उस पर प्रैक्टिकली शायद वर्क भी हुआ कि ह्यूमन बॉडी से वाइट सेल्स लेकर आप ब्लड सैंपल्स लेंगे और उसके साथ वैक्सीनेशन तैयार की जाएगी। एनिमल्स की भी इसी तरह की जाती है। तो अल्टीमेट वो जो वायरसेस वापस हमारी बॉडी में, डिफरेंट बॉडीज में जाते हैं, तो वो कोई अपना इम्पैक्ट रखते हैं जब उसकी वैक्सीनेशन तैयार की जाती है। वैक्सीनेशन जो है वो हम
डेड या फिर मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते Okay, हुए ठीक। प्रिपेयर करते हैं। और अक्सर ये रिकम्बिनेंट भी सब्सटेंसेस हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन अगेन बिफोर इट इज़ लाइक टेस्टेड फॉर ह्यूमन, इट इज़ ऑलवेज कम्स थ्रू द एनिमल टेस्टिंग फर्स्ट। और ये तो बहुत मेक श्योर किया जाता है कि व्हेन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड कमर्शियली आउट देयर, तो उसको हमने बहुत केयरफुली स्टडी किया हो, सही। एनिमल टेस्टिंग की हुई हो, जो कि होती है। बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी अभी, बल्कि स्टिल वी आर इन। डॉक्टर ज़ीशान की बात को आगे बढ़ाना चाह रही थी, और मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं रह नहीं जाए। तो आपका इसी सवाल से आगे चलते हुए, आप कहीं आपके लिसनर्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन शायद ज़रूर उठ रहा होगा कि आप दो भाई या आपके बहन भाइयों ने वैक्सीन ली, और कहीं आप सोचते होंगे कि हम सब ने वैक्सीन एक ही जगह से ली और हमने उसके 1-2 शॉट्स वट एवर वर रिक्वायर्ड, हमने उससे गो थ्रू हुए प्रोसेस से, एक को बाद में वो डिजीज़ हो गई और एक को नहीं हुई। सही। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वैक्सीन्स के बाद क्या हम 100% बिल्कुल हो गए हैं, आप कहें इसको क्योर हो गए हैं, क्या हम कभी नहीं इम्यून हो गए हैं, हम नहीं ले सकेंगे डिजीज़ अगेन? कि जब आप दोबारा इस चीज़ के ऊपर एक्सपोज्ड होंगे, शायद ये कैरियर कहीं ना कहीं आपके साथ ज़रूर है, एंटीबॉडीज़ भी डेवलप हैं। बचपन में जिन बच्चों को बहुत सारे इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन्स लग चुकी हैं, फिर भी कभी उनको चिकन पॉक्स हो ही जाता है, मीजल्स बिल्कुल। हो ही जाते हैं, हालांकि उनके पास तो वैक्सीन थी, बाय बर्थ आप दे चुके हैं, तो स्केड्यूल भी आपके पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर गोइंग टू क्लेम बैक टू दोज डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स। इट्स लाइक हाउ ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली वर्किंग इन द इन्वायरमेंट। वही वन हेल्थ जहाँ से हम शुरू बिल्कुल हुए सही। थे, वो इकोसिस्टम कहाँ है? उस इकोसिस्टम में दोबारा आउटब्रेक है, हर सीजन की शायद एक अलग डिजीज है, और वहाँ पर जब वो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, आपके घर में शायद वो बहुत ज़्यादा है, या आप जिन लोगों के इर्द गिर्द उठ बैठ रहे हैं उनमें ज़्यादा है, आपके बहन भाई शायद उस एनवायरनमेंट में वैसे एक्सपोज नहीं है जैसे आप हैं, आपके पास वैक्सीन्स हैं, उनके पास भी पहले से बॉडी में एक वैक्सीन है, आपका एक्सपोजर और फिर आपका लाइफस्टाइल उस स्टेज पे क्या है? क्या आपकी पहले कोई और डिजीज़ में तो नहीं रह चुके, आपकी इम्यूनिटी पहले से तो नहीं कहीं लैक हुई भी, तो फिर आप ज़्यादा प्रोन होंगे टू एक्वायर दोज डिजीजेस। आप एक दफ़ा वैक्सीन करने के बाद ये मत सोचिए कि अब यू आर अल्टीमेटली फाइन, और बहुत सारे आप उस बॉर्ड के चक्कर भी लगा लेंगे जहाँ वो डिजीज़ है, तो शायद यू आर इम्यून। यस यू आर टू सम एक्सटेंट, यस आप हो चुके हैं, लेकिन अगर आप बार बार उस एनवायरनमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं, ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं उन लोगों के मुकाबले में जो वैक्सीनेटेड हैं लेकिन दे आर अगेन इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, तो आपका चांस है कि आप उस डिजीज़ को दोबारा एक्वायर कर लें। ओके, मतलब हम अपने कल्चर को देखते हुए इस माइंडसेट को क्लियर नहीं कर सकते कि अगर वैक्सीनेशन हो गई है तो अब हम लाइफ टाइम क्योर हो चुके हैं। प्लीज़ जो डॉक्टर्स की कुछ एहतियात जो वो बताई जाती हैं उस टाइम पे, क्योंकि नई डिजीज़ को वक्त के साथ साथ पढ़ा जा रहा होता है, उसके ट्रीटमेंट को पढ़ा जा रहा होता है, और फिर किन इलाके में उसकी इंटीग्रेशन कैसे है। और आपने देखा होगा कि इंक्यूबेशन टाइम, अगर आप कोरोना को याद रखें क्योंकि वो अभी हमारा बड़ा रिसेंट पास रहा है, तो उसमें इंक्यूबेशन टाइम आप पहले सुनते थे कि शायद 14 दिन तक वो वायरस आपकी बॉडी में रहने के बाद आप सिम्टम्स देखेंगे, फिर ये स्पैन 7 डेज तक गया, फिर शायद 3 से 5 दिन में भी आ गया। तो बॉडी जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से, और जो वायरस है वो बड़ा टेक्निकली एक्चुअली ग्रोज इन योर इन्वायरमेंट, इन योर सिस्टम डिफरेंटली कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो आपको देखना है, और जो डॉक्टर्स आपको फौरी एहतियात बता रहे हैं उस वक्त की, प्लीज़ उनको ऑन बोर्ड करें, अपना हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हूँ उसमें पॉजिटिवली प्लीज़ करें। ये मास्क आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको देखें, जहाँ पे कहीं 80 रुपीज़ का कुछ एक अच्छा मास्क था, वहाँ पे 10 रुपीज़ के इकोनॉमिकल मास्क भी अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों को इंश्योर करें अपने हाथों को। वो हमने बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया, फिर हमने बहुत प्रैक्टिस रही यूनिवर्सिटीज़ में कि उसको बनाने के तरीके भी बताए गए, और घर में भी आप शायद डिटॉल को डाइल्यूटेड उसको करके वो भी इंश्योर कर सकते हैं। तो आप भी तो स्टेप अप करें प्लीज। जब डिजीज इज देयर, आपका भी तो एक एक्शन प्लान हो टुवर्ड्स द डिफेंस सिस्टम, एंड अल्टीमेटली वैक्सीन्स आर देयर। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, टिपिकल चूंकि हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है, हम लोग खुद उसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम किसी भी वैक्सीनेशन के बाद एक तवक्को तो लगाते हैं
जी। क्या वैक्सीनेशन हो चुकी है तो अल्टीमेट अब हमारी बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जब कभी बाद में खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर सबसे पहली बात ये होती है, देखा ना मैंने कहा था ना वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए। ये एक माइंड सेट है। जी। तो हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? देखिए, इसमें अवेयरनेस जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है। जो कि मैडम की बात है कि ना कि जो डॉक्टर्स जो आपको प्लान बताते हैं और जो डॉक्टर्स आपके साथ काउंसलिंग करते हैं तो वो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं समझता हूँ कि जो हमारा दौर गुजर रहा है इसमें बेहतरी आई है। जिस तरह पहले लोग जो हैं इवन के पोलियो की वैक्सीन नहीं लगाते थे, अब तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि घर घर जाके वो लगा रहे हैं। तो कई दफा जो है वो सुनने में आता है कि लोग बच्चों को छुपा लेते थे घरों के अंदर कि ये पता नहीं क्या कौन से जो हैं वो ड्रॉप्स हैं जो कि दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं बच्चों को। तो उस हवाले से जो है बेहतरी मैं समझता हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन कि अब लोग खुद जो है वो थोड़े से विजिलेंट हैं इस मामले के अंदर कि ये इस टाइम के अंदर ये प्रोग्राम शुरू हो गया तो अभी तक जो है वो टीम पोलियो की खास तौर पर वो क्यों नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ हम लोग जो है वो जा जरूर रहे हैं। जहां तक बात है कि ये जो बॉडी है, मैं फिर उसी के ऊपर बात करूंगा कि वो एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बीइंग है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज चाहे हम नॉर्मल भी ले रहे हैं, चाहे हम अपनी फीड कोई नॉर्मल भी खा रहे हैं, मुख्तलिफ जो है यूज कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन या उसकी एब्जॉर्प्शन हर बंदे के अंदर, हर उसका जो है मेटाबॉलिज्म वो डिफरेंट है। तो उसी लिहाज से जो जब ये हम अगर वैक्सीन की बड़ी सिंपल डेफिनेशन करेंगे, इट इज एन एंटीजन। तो कोई भी जब हम एंटीजन ही अंदर ले रहे हैं अपने, और अगर वो प्रॉपर्ली जो है वो अच्छे तरीके से बना हुआ है, उसकी क्वालिटी है, तो कुछ ना कुछ तो उसका असर आएगा। कई दफा आ जाता है, कई दफा नहीं आता, लेकिन ऑलवेज इट इज अ प्रोटेक्टिव बैरियर कि इसके बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है कि हम डिजीज से बच सकें किसी भी वाले से। और अगर आप उसकी बात करें कि ह्यूमन साइड की बात करें या एनिमल्स की करें, देखिए जो फर्स्ट मिल्क है फ्रॉम द मदर और द एनिमल, ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को ह्यूमन साइड के ऊपर या काफ को या बेबी को ऑन द एनिमल साइड, इसका कोई नेमोल बदल नहीं जी। इससे अच्छी वैक्सीन जो कि नेचुरल वैक्सीन है, ये हम उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं, तो वो जो है वो उसकी कोई नेमोल बदल हो ही नहीं सकता। एंड इट गिव्स यू बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं ह्यूमन साइड की, अगर हम बात करें बहुत सी ऐसी डिजीज हैं, बहुत से ऐसे जो हैं वो जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है उसके आगे डिफरेंट स्टेजेस हैं जहां पर रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। अगर उसने वो फर्स्ट मिल्क लिया है, मदर फीड ली है, तो वो उसको जो है प्रोटेक्ट करती है। सही है, बिल्कुल सही है। चूंकि बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, प्रोग्राम का महदूद है। तो मैं फाइनली आपसे ये जानना चाहूँगा सर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या रिसर्च सेंटर्स के और वैक्सीनेशन डेवलपमेंट के हवाले से क्या किरदार होना चाहिए कि हम उसको मजीद बेहतर बना सकें? बहुत ही जो है वो समझ लें कि कंक्लूडिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि नटसेल तो हमारा यही होना चाहिए कि हम या हमारी कंट्री, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं। इसमें जो है डेफिनेटली जिस तरह मैडम ने पहले कहा कि फंडिंग के इश्यूज, डेफिनेटली हमारे कंट्री के जो भी हमारे इकोनॉमिक हालात हैं इस वक्त वो आपके सामने फंडिंग इश्यूज हैं। और दूसरी बात यह कि बीइंग अ वेटनरियन अगर हम बात करें तो यूआस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस लाहौर, उसको जो है वो परमिशन मिल गई है कि एनिमल की वैक्सीन जो है वो स्पेसिफिक डिजीज जो है वो अब इनिशिएट करेगी। ठीक है। इसी तरह हमारा निपजी है, नियाब है, सॉरी निपजी है बेसिकली न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट, तो वहां पर जो है इसके ऊपर काम हो रहा है। फिर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी, वहां पर इसके ऊपर जो है वो काम जो है वो जारी है। तो इस लिहाज से जो कंट्री के जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल वेटनरी लेबोरेटरीज हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो इस तरह ये इसके ऊपर जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट से, डिफरेंट जो है फंडिंग एड से काम तो जारी है। और बहुत सी ऐसी एनिमल ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो शेड्यूल होता है एनिमल्स का वो उसमें अवेलेबल है और उससे जो है वो फार्मर मुस्तफीद हो सकता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, चूंकि हम एक जदीद दौर में दाखिल हो चुके हैं, डिजिटलाइज दुनिया है और इसमें इम्यूनिटी और बाकी चीज़ें, हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वैक्सीनेशन के बनाने का प्रोसेस तो एक साइड पे, उसको लगाने के प्रोसेस में हमारी बॉडी में इंटेक होने के बाद हमारे ऊपर क्या इफेक्ट्स आते हैं, उसके लिए इंक्लूसिव रिमार्क्स क्या देंगी वो पेशेंट्स के लिए जो वैक्सीन लगवाते हैं, या फिर उस माइंडसेट को हम कैसे चेंज करेंगे जो इस फियर में मुब्तला है? I will very important question प्लीज़ इसे ज़रूर सुने। डॉक्टर ज़ीशान ने भी बताया है कि हम शायद अपने बच्चों को छुपा लेते थे कि डोर स्टेप पे हुकूमत की तरफ से आपके पास एक मदद आ रही है जो कि आपके बच्चों को बचाना चाहती है। तो आपके पास जो आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, इफ़ आई वुड बी यू,
तो मैं सिर्फ उनसे पूछूं कि आपकी वैक्सीन का टेम्परेचर क्या है, आपके करने वाले क्वेश्चंस वो हैं। आप उनका टेम्परेचर ज़रूर देखें, आप उनकी वाइल्स चेक करें। अगर उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट की तरफ है, अगर वो बहुत गर्मियों में आप ये लगवा रहे हैं कुछ वैक्सीन्स, तो आप ज़रूर चेक करें कि क्या वो अपने आइस बाथ में से निकाल के आपको बिल्कुल एक्टिव कल्चर दे रहे हैं, आपको शॉट कर रहे हैं। लेकिन उनसे भागे डरे मत। वैक्सीन्स के कभी भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे, अदरवाइज इट वोंट बी देयर। प्लीज़, तो हमें बहुत कोऑपरेट करना है, चीज़ों को समझना है। हम अपनी मुल्क की सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, हम आपके डोर स्टेप पर पहुंचकर ये मदद फराहम करना चाहते हैं। प्लीज़ अपने दरवाजे खोलें ऐसे हुकूमती इक़दाम को जो कि मुफ्त आपके घर के लिए अवेलेबल हैं। और वैक्सीन से डरे नहीं, क्योंकि वैक्सीन के बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स आप ज़रूर देखेंगे जो कि उस डिजीज़ से मिलते जुलते हैं। वो इसलिए कि आपकी बॉडी उनको पूरा प्रोसेस कर रही है। आपकी बॉडी दोबारा जब इस चीज़ को एक्वायर करेगी तो बिल्कुल आप उन सिम्टम्स से जब गुजरेंगे, लेकिन हम आपको प्रोटीन जो है वो बनाने से प्रोटेक्ट कर लेगी आपकी वैक्सीन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और वैक्सीनेशन के हवाले से और वन हेल्थ स्टेप के हवाले से बहुत ही डिटेल डिस्कशन आज की गई। जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, चूँकि वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, और साथ में इन्वायरमेंट का जहाँ पे जिक्र होता है कि हमें अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होगा, हमारी ग़िज़ा अच्छी होगी, हम अब खुद को और अपने सराउंडिंग को जब तक अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक वैक्सीनेशन या बाकी चीज़ों का शायद हमारे ऊपर उस हद तक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आएगा जितनी तवक्को हम करते हैं। सेकेंडली, जो माइंडसेट हम बना लेते हैं, ये माइंडसेट मेरा भी है, मेरे साथ रहने वालों का भी है, आप लोगों का भी है, कि अगर एक दफ़ा वैक्सीनेशन हो जाएगी तो अल्टीमेट बाद में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसी डिजीज़ हो, कुछ वायरल हो या कोई चीज़ आपको इफेक्ट कर रही हो, तो वापस वो चीज़ आपको बीमारी की शक्ल में सामने आ सकती है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना, अपने इर्द गिर्द, अपने अजीज़ दोस्त अकारिब सब लोगों का। और वैक्सीनेशन जहाँ पर भी आपको सर्विसेज कोई भी ऐसी मिलती हैं तो विदाउट हेजिटेशन इसको ऑप्ट करें। इसी बात के साथ फ़ारूक शेख को आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ सोमवार को 1 बजे इंशाल्लाह प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। Dynamic teamwork with qualified and dedicated staff, appropriate teacher-student ratio, secure and safe environment with committees, research-based personalized tutoring with valued curriculum, prioritizing Islamic and Arabic teaching, continuous evaluation, monitoring and counseling, high academic standards and an excellent record of students' achievements in matriculation results, distinctive O-level result, CCTV cameras for enhanced security on campus, well-qualified and motivated teachers with perfect blend of skills and knowledge. University Cambridge School, 100% registration and admission fee waiver. Gate number 2, University Town, Sargodha Road, Faisalabad. For more information, 041 88 11 66